Okay, so welcome back everyone. Today we are going to start the second part of your chapter Heat, that is chapter number 4 from your NCERT book of class 7. Okay. Last lecture अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख करके इस लेक्चर को स्टार्ट करिएगा क्योंकि उसमें बहुत सारी बेसिक बातें की गई हैं। लास्ट लेक्चर में हमने समझा था कि आखिर हीट क्या होती है, टेम्परेचर बेसिकली क्या होता है और क्यों हीट फ्लो करती है, हीट हमें गर्म कब फील होता है, हमें ठंडा कब फील होता है। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में प्रॉपर्ली डिस्कस की थी। हमने टेम्परेचर्स की यूनिट्स क्या क्या होती हैं डिस्कस किया था, उनके कन्वर्जन्स को डिस्कस किया था। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस लास्ट लेक्चर में कर ली हैं। आज के लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। प्रोबेबली एंड मोस्टली इस लेक्चर में, इस पर्टिकुलर वीडियो में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो जो भी होने वाला है इस लेक्चर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और उसको हम शुरू करते हैं ताकि चीज़ें समझ में अपने ऑटोमेटिकली आती चली जाए। चलिए, पहले शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी प्रॉब्लम पे बात करूँगा आपसे। वो प्रॉब्लम ये है कि जैसे मान लीजिए हमें पता तो चल गया कि भाई कोई चीज़ को छुए और छू के बोलते कि ये चीज़ गर्म है, या किसी को छुए तो छू के बोलते ठंडा है। बट क्या मेरा बोलना सही है वो चीज़ गर्म है या वो चीज़ ठंडी है? मतलब सपोज मान लो मुझे कोई बोल देगी बताओ ये गर्म है ठंडा है, मैं छू के देखूंगा और छू के देख के बोल दूंगा कि हाँ ये मुझे लगा अगर मेरी बॉडी में हीट आ रही है तो वो बॉडी गर्म है, मेरी बॉडी से अगर हीट ले रहा है तो बॉडी ठंडी है, ऐसा बोलेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन क्या हर समय उसको गर्म ठंडा बोलना सही रहेगा? मतलब सपोज मान लो एग्जाम्पल के तौर पर कि कोई ऐसा इंसान आता है, फायरमैन आता है मान लो, मतलब फायरमैन सुपरमैन है, उसके हाथ में एकदम आग वाग जलती रहती है। अब वो गर्म चाय को छू रहा है, उसको कैसा फीलिंग आएगा? वो बोलेगा चाय ठंडी है। वो बंदा बोल रहा है चाय ठंडी है, मैं बोल रहा हूँ चाय गर्म है। क्या आप किसकी बात मानी यार? चलो दूसरा केस देख लो। मान लो कि एक इंसान है, उसकी तबीयत खराब है, बहुत तबीयत खराब है, मतलब 101 डिग्री है, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर। एक इंसान है उसकी तबीयत और खराब, उसकी तबीयत उससे भी खराब है। अब मैं गया, मैंने 101 वाले को छुआ, बोला यार तबीयत खराब है तो असर गर्म लग रहा है, तुम आराम करो दवा ले लो। सपोज वो 102 वाला की तबीयत उससे और ज़्यादा खराब थी, वो आया उसको टच किया तो क्या फील होगा? तो ठंडा फील होगा। बोले तुम्हारी तबीयत खराब नहीं, बस मेरी तबीयत खराब है, तो मुझे निकलो यहाँ से। तो प्रॉब्लम आ रही है ना, मतलब जो हॉटनेस या कोल्डनेस किसी चीज़ की है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है। कोई बोल रहा है हॉट है, कोई बोल रहा है नहीं हॉट है, कोई बोल रहा है कि कोल्ड है, कोई बोल रहा है हॉट है, उल्टा सीधा हो रहा है। तो वी नीड टू फाइंड अ वे बाय विच वी कैन से एंड व्हाट वी कैन से इज द कॉमन व्यू ऑफ एवरीवन। तो कुछ एक तरीका चाहिए हम लोग को जिससे हम लोग उसको माप सकें और वो तरीका किसी पर्टिकुलर पर्सन पर डिपेंड ना करता हो। उस तरीके को ही सॉल्व करते करते आपको पता है टेम्परेचर का इजाफा, लाइक टेम्परेचर का आविष्कार हुआ था। टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी बनाई गई थी जो मेजर क्या करती है, टेम्परेचर बेसिकली क्या मेजर करती है? इट मेजर द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई किसी का बॉडी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है तो ठीक है ना, अब क्लियर हो गया। अब मैं बोलूँ, मैं नापूँ, कोई और नापे, कोई और नापे, समझ 40 से जो ऊपर की चीज़ें रहेंगी 41, 42, 43, ये सब इसको कैसी लगेंगी? हॉट। और जो 40 से नीचे चीज़ें रहेंगी 39, 38, 37 सब किसको कैसी लगेंगी? कोल्ड। और जो 40 पे रहेंगी क्या लगेंगी? इसको इक्वल टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर, इसको कुछ फीलिंग नहीं होगा। तो टेम्परेचर बनाने के बाद हमारा काम ईजी हो गया। अभी 41, 42 पे मैं लेके जा रहा हूँ या कोई फायरमैन में लेके जा रहा है या कोई और लेके जा रहा है, फर्क नहीं पड़ता। टेम्परेचर देख के तुम बता सकते हो कौन सी बॉडी हॉट है, कौन सी बॉडी कोल्ड है। तो बेसिकली और कितनी कोल्ड है, कितनी हॉट है। मतलब 40, सपोज एग्जांपल देता हूँ, 60 और 90, तुम्हारे लिए तो दोनों बॉडी हॉट है, 60 डिग्री सेल्सियस और 90 डिग्री सेल्सियस दोनों बॉडी हॉट है। बट टेम्परेचर टेल्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस। 90 डिग्री है मतलब ये ज़्यादा हॉट है, 60 डिग्री है थोड़ा कम हॉट है, हॉट दोनों है। लेकिन टेम्परेचर टेल्स यू अबाउट द डिग्री ऑफ हॉटनेस, सो इट विल वेरी क्लियरली गलत स्टेटमेंट है। It is very clear from this particular figure that 60 degree and 90 degree out of the two which is more hot? It is 90 degree because it is temperature and temperature tells you about the degree of hotness and coldness. बात समझ में आई क्या? ठीक है। तो मतलब टेम्परेचर क्यों लाया क्या समझ में आया ना, मतलब हॉट एंड कोल्ड सब लोग बोल रहे थे कि कोई बोल रहा था ये हॉट है तो चलो ठीक है, हॉट तो ठीक है। अब शुरू में सब लोग हॉट बोल रहे थे, लेकिन एक गर्म चाय को कुछ लोग हॉट बोल रहे थे, कुछ लोग बोलते थे मीडियम, कुछ लोग बोलते थे ठंडी हो गई है। तो गड़बड़ हो रहा था ना वो तो भाई। और कोई चीज़ मतलब अलग अलग लोग का अलग अलग डेफिनेशन आ रहा था। टेम्परेचर बना दिया सिंपल, सब क्या टेम्परेचर नाप लेते हैं 40 है, अब इसके ऊपर कोई चीज़ है तो वो हॉट है, इसके नीचे कोई चीज़ है तो वो कोल्ड है, खत्म हो गया। कोई चीज़ मान लो अगर बहुत गर्म है 80 है 100 है, ज़्यादा गर्म कौन है तो छू के कई बार हम लोग महसूस नहीं कर पाते, लेकिन अब 80 है 100, अब तो सोचो
80 और 81 डिग्री सेल्सियस में रियलिटी में तुम अगर टच करोगे ना तुम्हें ज़्यादा कोई फर्क नहीं आएगा, तुम छुओगे दोनों गर्म लगेंगे। लेकिन अब देखो यहाँ फर्क है ना, ये 80 81 है तो ज़्यादा हॉट कौन है, ये हॉट है। टेम्परेचर तुम्हें एग्जैक्ट आंसर देता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा हॉट है, कौन सी चीज़ कोल्ड है, और कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है। तो टेम्परेचर का समझ में आया ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब टेम्परेचर तो चलो हमने आविष्कार कर लिया, अब सवाल सर ये कि जो 40 डिग्री सर आपने बताया है ये मेजर कैसे किया, हाउ टू मेजर द टेम्परेचर। अब ये सवाल आ गया, उन्होंने एक फिजिकल क्वांटिटी बना दी कि चलो भाई एक फिजिकल क्वांटिटी रहेगी जो मेजर करेगी डिग्री ऑफ हॉटनेस कोल्डनेस को, उसका नाम देंगे टेम्परेचर। उसकी यूनिट होती है 3 केल्विन, डिग्री फॉरेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, उनका इंटरकन्वर्जन मैंने आपको बता दिया है। अब सवाल आता है कि सर मेजर कैसे करेंगे, व्हाट इज द वे टू मेजर दैट टेम्परेचर। तो उसके लिए उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किया जिसका नाम था थर्मोमीटर। आपने सुना होगा इसका नाम, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर बेसिकली क्या करता है, टेम्परेचर को मेजर करता है, ठीक है। अब वो कैसे मेजर करता है, क्या मेजर करता है, वो भी हम पूरे डिटेल में स्टडी करेंगे। पहले समझ लो कि थर्मोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर, दैट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी बॉडी। अब सिंपल सी बात है, इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल लगता है वो क्या लगता है, बेसिक जो प्रिंसिपल जिस पर थर्मोमीटर बेस किया गया वो है हीट ट्रांसफर का, ठीक है, हीट ट्रांसफर का। किसी गर्म चीज़ से हीट ले लेता है, उसके हिसाब से अपनी चीज़ों को बदल देता है, उससे हम लोग आइडिया लगा लेते हैं कि क्या है, कितना बॉडी का टेम्परेचर है। ठंडी चीज़ को हीट दे देता है, उससे आइडिया लगा देता है कितना है, क्या है, ठीक है। तो बेसिकली हीट ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट थर्मोमीटर में चलता है। अब तो थर्मोमीटर के 2 पार्ट हम लोग स्टडी करने हैं। पहला है इसका मेकिंग, ठीक है, बनता कैसे है ये। दूसरा हम लोग स्टडी करना है टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, ठीक है, टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। तो पहले हम मेकिंग बात करते हैं, मेकिंग की। अगर देखो मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से तुमको मेकिंग बताने वाला हूँ कि थर्मामीटर आखिर बनता कैसे है, ठीक है। पहले क्या किया गया, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर लिया गया, जरा देखना ध्यान से। एक पतली सी ट्यूब ली गई, एकदम पतली सी, मतलब मेरा थोड़ा सा स्केच प्रॉब्लम हो सकता है। पतली सी ट्यूब ली गई, उसको कनेक्ट किया गया, लॉक्ड वर्जन, और फिर इसको कनेक्ट किया गया। ठीक है, कुछ मतलब एक डायग्राम मैंने बनाया, मतलब ये सब कुछ सीधा है भाई, ये सब कुछ सीधा है, ठीक है। अब जरा समझना, इसमें भर दिया गया, इसमें पूरा भरा गया मरकरी। क्या भरा गया, मरकरी। ये इनिशियल थर्मामीटर बता रहा हूँ, अभी तो सब बैन हो गए हैं, सब चीज़ को इस्तेमाल नहीं करते हम लोग। 2007 के बाद से मरकरी को बैन कर दिया गया यूज़ करने से, क्योंकि ये थोड़ा सा टॉक्सिक होता है, ठीक है। अगर मुंह वगैरह में टूट जाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए इसको हटा दिया गया। फिलहाल ये समझो, यहाँ पे इसमें हम लोग बढ़ते हैं मरकरी। मरकरी को पता है क्यों लिया गया, कोई पूछ लो वाई मरकरी। तो मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में रहता है, ठीक है। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर लिक्विड स्टेट में रहता है, और मेटल होने के नाते ये अच्छा हीट का कंडक्टर है। अब मान लो कोई ऐसी चीज़ ले रहे हैं जिसपे हीट का कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, जैसे लकड़ी, गर्म छुआ है तो भी कोई असर नहीं, ठंडी छुआ है तब भी कोई असर नहीं, कुछ असर ही नहीं हो रहा है, तो क्या मतलब है, वो कैसे बताएगा कि भाई कितना हीट है कितना हीट है। तो हमें ऐसा कोई चीज़ चाहिए जो हीट का कंडक्टर हो, जो आराम से हीट लेकर के तुरंत अपने अंदर चेंजेस लाए, क्योंकि उन चेंजेस को तुम लोग स्टडी करने वाले हैं कि अगर कोई गर्म चीज़ छुआए तो कितना असर हुआ, उससे गर्म चीज़ छुआए तो कितना असर हुआ, उससे ज़्यादा गर्म चीज़ तो कितना असर हो रहा है। उससे हम लोग नापने का तरीका बना लेंगे, हाँ भाई इतना होता है तो इतना पे जाता है, इतना गर्म होता है तो इतने पे जाता है, एक समझ लो आइडिया बन जाएगा। तो हमें ऐसा कुछ चाहिए था, ऐसी कोई चीज़ चाहिए थी जो बढ़िया हीट कंडक्टर हो। मेटल से बढ़िया कोई हीट कंडक्टर नहीं होता है, लेकिन प्रॉब्लम थी मेटल के साथ कि वो मैक्सिमम सॉलिड होते थे रूम टेम्परेचर पे। सिर्फ हमें एक ही मेटल मिला जो रूम टेम्परेचर लिक्विड होता था, वो होता था मरकरी। मरकरी जो है रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड होता है, और वो अच्छी, क्योंकि लिक्विड ही तो फ्लो कर पाएगा, सॉलिड कहाँ फ्लो करेगा। बस समझना, तो 2 क्वालिटी चाहिए इसके अंदर होने के लिए, इस चीज़ के अंदर होने के लिए 2 क्वालिटी चाहिए। क्या, पहला वो चीज़ जो हो अच्छा हीट कंडक्टर हो, दूसरा चीज़ क्या हो, लिक्विड स्टेट में हो। और ये दोनों चीज़ें कौन फुलफिल कर रहा था, Hg फुलफिल कर रहा था, ठीक है। तो Hg हमने इसमें भर दिया, Hg मतलब मरकरी, पारा इसका हम लोग बोलते हैं। जिस चीज़ में इसको भरा था उसको हम लोग बोलते हैं बल्ब। क्या बोलते हैं हम लोग, बल्ब, ठीक है। अब ये समझना, बिल्कुल हम लोग बना के देख रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से हम लोग बना के देख रहे हैं कि कैसे आखिर एक थर्मामीटर को बनाया जाता है। बिल्कुल नया थर्मामीटर तुम्हारे सामने बना रहे हैं, ठीक है। थोड़ा डायग्राम, ठीक है। अब जरा देखना, जो ये है, ये जो बाहर से तुम्हें दिख रही है इसको हम लोग बोलते हैं ग्लास ट्यूब, ठीक है। ये ग्लास ट्यूब है, नॉर्मल सी ग्लास ट्यूब है, ठीक। और जो ये पतली सी पाइप में दिख रही है इसको हम बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिलरी ट्यूब।
कैपिलरी ट्यूब जो बहुत पतली सी ट्यूब होती है, बहुत पतली पतली पाइप, बहुत पतली, मतलब बहुत ही पतली, जैसे इंजेक्शन हम देखते हैं ना, इंजेक्शन के आगे जो पतला सा लगाता है वो उतना पतला कुछ हो, तो उसको हम बोल सकते हैं कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी बोल सकते हैं, ठीक है, पतला सा। अब हुआ क्या, देखो ये अच्छा कंडक्टर है हीट का, मतलब जैसे हीट मिलेगी, हीट ले लेगा ये तुरंत और हीट को पास करेगा, रिएक्ट करेगा, ठीक है। और इसके साथ एक पतली सी ट्यूब लगी हुई है जिसको हम बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। अब देखो तुम खुद सोचो, पतली सी पाइप में कोई भी चीज़ नीचे हल्का सा भी होगा तो ऊपर तक चढ़ जाता है, उसमें कैपिलरी ट्यूब की यही खासियत होती है कि इट कैन टेक वाटर एनी लिक्विड टू द टॉप हाइट्स, वो आराम से, वही बहुत मोटा होता तो तुम चढ़ाने में बहुत डिफिकल्टी होती है। जैसे देखो तुम देखते होगे कि पेड़ में जड़ें कितनी नीचे होती हैं, पत्ते कितने ऊपर होते हैं, फिर भी पानी अंदर पहुंच जाता है, कैसे पहुंच जाता है, क्योंकि जो जड़ की पतली रेशे होते हैं वो बेसिकली कैपिलरी ट्यूब्स की तरह वर्क करते हैं, वो नीचे से बिल्कुल ऊपर तक पहुंचा देते हैं। ज़्यादा से उन्होंने पतला ट्यूब रखा कि अगर इसमें हल्की सी भी हीट ले तो जो उसके बॉडी में चेंजेस है वो तुरंत इस कैपिलरी ट्यूब के थ्रू ऊपर चढ़ जाए इसमें पारा, ठीक है, ये दिमाग में रखा गया। अब क्या किया गया, इस ट्यूब को ले चल के दो जगह लेके गया गया। एक आइस बकेट, बिल्कुल जो आइस एकदम भी जमी थी, ये आइस है, ठीक है। आइस के टेम्परेचर सबको पता है कितना होता है, माना गया कि आइस सबसे मतलब बिल्कुल जीरो शुरू होता है वहाँ से, इसको बोला गया 0 डिग्री सेल्सियस, और इस एक लेके गया बॉइलिंग वाटर में, मतलब जो वाटर एकदम तुरंत अभी बॉयल कर रहा है वो कितने बॉयल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ध्यान दीजिएगा दोनों जो है एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हैं, दोनों जो है एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हैं, ठीक है, ये दोनों से रख दिया गया। अब अभी तक इसमें कोई मार्किंग नहीं है टेम्परेचर की, ठीक है, इसमें कोई मार्किंग नहीं, बस ये पारा है, सब कुछ रेडी कर लिया गया, इसको उठाया गया, इसमें डाला गया, ठीक है। अब सपोज मान लो इसमें जब डाला गया तो ये 0 डिग्री सेल्सियस है, सपोज पारे ने दिखाया ये यहाँ पे एक मार्क, ये यहाँ पे ये इतना चढ़ गया, इतने ऊपर इसमें जाके यहाँ पे चढ़ गया, ये चढ़ गया इसमें यहाँ तक, कुछ एनर्जी हो सकता है मिली होगी इसको वहाँ से भी, यहाँ इतने चढ़ गया, तो हमने क्या मार्क कर दिया इसको, हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ जमती है, हमने 0 मार्क कर दिया, ठीक है। फिर हमने उठाया उसको, साफ किया, फिर हमने उसको उठाया, उसमें पानी में डाल दिया, गर्म पानी। अब ये इसका टेम्परेचर हमको पता है प्लस कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है, पारा से मान लो यहाँ तक चढ़ गया, पारा ऊपर चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, पहले तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये बताओ, इससे भी नीचे जाएगा किसके ऊपर जाएगा, सोचो, क्योंकि देखो सर ज़्यादा एनर्जी मिल रही है, सर ज़्यादा एनर्जी मिलेगी सर, तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स में एनर्जी होगी सर, तो ये कहाँ जाए सर, अगल बगल जा नहीं सकते, एक ही रास्ता मिला सर, ऊपर जाएगा तो ऊपर की तरफ भागेंगे, तो ऊपर जाएगा वो, मान लो सपोज यहाँ तक गया, चढ़ गया पारा, तो हमने इसको क्या मार्क कर दिया, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब बीच वाली जगह को ये 0 है, ये 100 है, तो बीच वाले सब इसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, भाई यहाँ 0 है, यहाँ 100 है, इसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, क्या किया गया, बराबर बराबर, ये हो गया हमारा 90, ये हो गया हमारा 80, ये हो गया हमारा 70, ये हो गया हमारा 60, ये हो गया हमारा 50, 40, 30, 20, 10, 0, ठीक है, इस तरह से बना देंगे। अब इसके अंदर भी हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा बना दिया गया। अब क्या हो गया, हम लोग को एक आइडिया मिल गया, 0 यहाँ पर होने वाला, 100 यहाँ पर, बीच में भी सब चीज़ें ऐसे होंगी। अब मान लो सपोज मेरे पास कोई पर्टिकुलर चीज़ है जिसका हम लोग को, ये बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक मेकिंग ऑफ थर्मामीटर बता रहा हूँ, ठीक है। मान लो कि हल्का हल्का गुनगुना पानी, मुझे नहीं पता यहाँ एकदम 100 नहीं है, ये पता है, और 0 भी नहीं है पता मुझे, बीच में कहीं पर है। मैंने क्या किया, फिर से उसको उठा करके थर्मामीटर को उसमें रखा, अब फिर से ये कहीं तक जाएगा, मान लो सपोज यहाँ तक गया, ये जो मरकरी है हमारी वो यहाँ तक गई, ठीक है, तो हम लोग नाप लेंगे कि भाई यहाँ पे गई है, तो टेम्परेचर कितना हो गया, 50 डिग्री सेल्सियस। तो लोग बात समझ में आएगी। तो दिस इज द वे बाय व्हिच वी कैन मेक अ थर्मामीटर, वी कैन कैलिब्रेट अ थर्मामीटर, एंड नाउ वी कैन यूज द थर्मामीटर बाय दिस वे। अच्छा देखो, तुम लोग को भी याद होगा कि हाँ सर याद तो आ रहा है, तुम लोग ऐसे मुंह में डालते हुए ऐसे निकाल कर देखते हैं कुछ, तो हम लोग क्या देखते रहते हैं, बेसिकली हम लोग देखते हैं कि जो मरकरी है वो किस पॉइंट तक पहुंची है। और देखो मरकरी बड़ा ही ज़्यादा शाइनी मेटल है, ठीक है, तो आराम से दूर से चमक के दिख जाता है, ठीक है। और एक और चीज़ तुम नोटिस किया होगा, लोग देख लेते हैं तो ऐसे झटका करते हैं, झटका देते हैं, ऐसे एक बार इस्तेमाल करते झटका देते हैं और फिर अगले को देते हैं। क्यों झटका देते हैं कि जब मरकरी ऊपर चढ़ गया तो ऊपर चढ़ा रहेगा थोड़ी देर तक, अगर तुम झटका दोगे तो क्या होगा, फिर नीचे आ जाएगा वो, क्योंकि नीचे आना जरूरी, मान लो पहले से ही वो 50 पे तुमने डाला तो क्या होगा, गलत रीडिंग देगा, 50 पे रहेगा तो फिर से और ऊपर चला जाएगा। इसलिए हमेशा जब भी रीडिंग लो नीचे बैठो तो देखिए, फिर अभी आ जाए या बगल में लेकर, ठीक है। अभी करना क्या पड़ेगा हम लोग को कि 50 डिग्री सेल्सियस पे है ये, 50 डिग्री सेल्सियस के सॉरी मैं बता रहा था, हाँ अगर हम झटका नहीं देंगे तो सपोज 50 पे रहेगा तो 50 के ऊपर चला जाएगा, तो तुम्हें जब भी करेक्ट रीडिंग ये नहीं हो तो मेक श्योर करोगे तुम्हारा 0 पे हो या उसके नीचे हो, उसके बाद वहाँ से तुम अपना ये थर्मामीटर को डालो और चेक कर लो कि भाई रीडिंग में क्या क्या
आ रहा है। क्लियर होगा? तो ये बेसिक फॉर्मेशन है थर्मामीटर का, कैसे थर्मामीटर फॉर्म होता है। थर्मामीटर को दो तरह के होते हैं यार, तीन तरह एक्चुअली पढ़ लो, मतलब बहुत तरह के होते हैं, मतलब दो मेजर तरह के होते हैं। पहला है क्लिनिकल थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है, और दूसरा है हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर, ठीक है। तो क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है समझो, क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है समझो। क्लिनिकल थर्मामीटर वो थर्मामीटर्स होते हैं जो हम लोग क्लिनिक्स में यूज़ करते हैं, अपने पर्सनल लाइफ में यूज़ करते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, डॉक्टर्स यूज़ करते हैं क्लिनिक में मतलब बेसिकली, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर वो थर्मामीटर होता है जिनको हम लैब्स में इस्तेमाल करते हैं। अब तो दोनों में जो एक मेजर डिफरेंस आने वाला हो क्या है, ये हमारा बॉडी को बस मेजर करेगा। तो बॉडी का टेम्परेचर कितना वेरी करता है, बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो बहुत कम हुआ तो 36 चला जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हुआ 39 चला जाता है, इसके बाद इंसान नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, तो मतलब बेसिकली बॉडी के टेम्परेचर मेजर करता है। देखा जाए तो हमारी बॉडी जो है इतने ही टेम्परेचर में वेरी करती है, तो बस ये जो टेम्परेचर बनाया जाता है वो इसी रेंज के लिए बनाया जाता है, बस इतना ही मेजर करता है। और लेबोरेटरी में क्या होता है, अलग अलग रिएक्शन चल रही होती है, कोई रिएक्शन 20 पे चल रही है, कोई हो सकता है -5 पे चल रही है, कोई हो सकता है 200 चल रही है, कोई कुछ भी चल रही हो, तो इसका जो टेम्परेचर रेंज होता है वो लेबोरेटरी से सेट किया जाता है। तो कॉन्सेप्ट बेसिकली एक ही है कि भाई ये यहाँ पे HG रहेगा, यहाँ पे HG रहेंगी, लेंथ वगैरह। अब देखो मान लो हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मेजर करना है, लेंथ बढ़ा देंगे उसकी, हमें छोटा मेजर करना है तो लेंथ छोटी कर देंगे उसकी। तो जितना तुम्हें मेजर करना हो तो तुम्हारे अकॉर्डिंग बन जाएगा कि भाई तुम्हें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए तो लेंथ बढ़ा दो, ढेर सारा इसमें मर्क्यूरी रखो ताकि ऊपर तक चढ़ जाए वो। और तुम्हें अगर मतलब क्या कहते हैं छोटा सा करना है तो छोटा लेंथ रखो कि भाई तुम्हें 4-5 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, वो रेंज में रख दो तो उससे आराम से हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि वो डिपेंड करता है तुम्हारे यूसेज पे, कैसे तुम्हारा यूज़ है, लेकिन जो बेसिक फंडा है वो यही इस तरह से काम करता है। दो तरह के थर्मामीटर होते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर जो कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आता है, लेबोरेटरी थर्मामीटर जो लैब्स में हम इस्तेमाल करते हैं लैब के साइड के एक्सपेरिमेंट्स या केमिकल रिएक्शंस को टेस्ट करने के लिए, उनका टेम्परेचर टेस्ट करने के लिए, ठीक है। इन दोनों को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके बाद एक और चीज़ होती है, एक और टेम्परेचर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर, ठीक है। ये यूज़ किया जाता है मौसम विभाग के द्वारा, आपके NCERT बुक में दिया था इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर वो थर्मामीटर्स होते हैं जो हमारे जो मौसम वैज्ञानिक होते हैं, ठीक है, वेदर साइंटिस्ट होते हैं, वो लोग यूज़ करते हैं ताकि आप देखते हो ना पेपर में निकला रहता है कि सुबह का न्यूनतम तापमान ये रहा, अधिकतम तापमान ये रहा। तो जो थर्मामीटर सिर्फ मिनिमम और मैक्सिमम बताया उसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम थर्मामीटर। ये यूज़ किया था वेदर डिपार्टमेंट द्वारा हमको बताने के लिए। क्लिनिकल थर्मामीटर आर यूज्ड ऑन क्लिनिक्स बाय डॉक्टर और इन आवर हाउस होल्ड्स फॉर टू चेक द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। यू कैन नॉट चेक एनीथिंग अदर बाई दिस पर्टिकुलर थिंग बिकॉज उसकी रेंज जो होती है उतनी ही होती है, हमारी बॉडी की रेंज क्या समझ होती है। आपको पता है नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है भाई, नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो यार नॉर्मल इतना होगा तो, अगर एबनॉर्मल होगा तो कितना 36 पे चला जाएगा, बहुत ज़्यादा कम होगा तो ऊपर चला जाएगा 39 चला जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो हमें ऐसा कुछ टेम्परेचर चाहिए जो बस इस रेंज को उस रेंज तक बता पाए। इसलिए जो इसकी रेंज होती है ना 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है, मतलब रेंज समझ रहे हो ना, किस रेंज के बीच में ये बता पाएगा टेम्परेचर, बस ये 35 से 42 डिग्री बताता है। और पता है ये जो होता है ना, सॉरी ये इसका क्लिनिकल थर्मामीटर 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में बता पाता है टेम्परेचर बस। और जो ये लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है ये -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस तक बताता है। देख लो कितना बड़ा है इसका रेंज, देखो कितना बड़ा है, क्योंकि लैब में भाई अलग अलग टेम्परेचर आएंगे तो, और साइज़ भी बड़ी होती है, इसका साइज़ काफ़ी बड़ी होती है। और इसकी साइज़ छोटी होती है क्योंकि इसका टेम्परेचर रेंज छोटा है, ठीक है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी बढ़िया होती है भाई। इतने बड़ी में मतलब 35-7 डिग्री का हम लोग बताना है, यहाँ पे पूरा कितना है 120 डिग्री टेम्परेचर का डिफरेंस है। तो देखने में तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा क्लियर दिखने में यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट होगी, क्योंकि मान लो इतना बड़ा अगर तुमने लिया तो यहाँ पे 7 लोग को बांटना है तो जगह पूरी आराम से रहेगी। और इतनी बड़ी जगह मान लो थोड़ा और बढ़ा लिए, इतने 110 लोग को बांटना है तो जगह क्या होगी, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी ना, देखने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो तमाम चीज़ें हैं दोनों थर्मामीटर के बारे में। अभी हम लोग जब डिफरेंसेस पढ़ेंगे तो स्टडी करेंगे। फिलहाल थर्मामीटर का मेकिंग समझ में आया क्या, थर्मामीटर के टाइप समझ में आया क्या, क्लिनिकल थर्मामीटर, लेबोरेटरी, क्लिनिकल लेबोरेटरी और मैक्सिमम नाम से क्लियर है, क्लिनिकल पर्पस के लिए होता है, लेबोरेटरी लैब में इस्तेमाल किया जाता है, और मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर जो होता है वो मौसम विभाग द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इस तरह के थर्मामीटर्स अब बैन हो गया है, मर्क्यूरी थर्मामीटर्स अब नहीं आते हैं, अब आपके डिजिटल थर्मामीटर या तमाम तरह के जो सेंसर वाले थर्मामीटर्स वो यूज़ किया जाता है। लेकिन ये बेसिक फंडा उनमें भी यही है, हीट को एब्जॉर्ब करके वो लोग अपना माइक्रोचिप पे प्रोसेस करके बताते हैं कितना यूनिट, कितना जो है पर्टिकुलरली हीट यहाँ पे है अवेलेबल, और वो मेजर करते हैं टेम्परेचर को। टेम्परेचर क्या है, इट्स अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे डिस्कस करते हैं द डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
और ये पूछा भी जाता है एग्जाम में, 100% आता है। और आपको पता होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर। डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर, ठीक है। चलो एक तरफ लिख दो क्लिनिकल, एक तरफ लिख दो लेबोरेटरी, ठीक है। चलो पहला यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है कि भाई यूज्ड बाय डॉक्टर्स और इन हाउस ऑन आवर बॉडी, ठीक है। यूज्ड बाय साइंटिस्ट, मैं बोल रहा हूँ राइटिंग क्लियर हो, मैं बोल रहा हूँ तो समझ में। यूज्ड बाय साइंटिस्ट, ठीक है, इन लैब्स फॉर एक्सपेरिमेंट्स, ये डिफरेंस हो गया फॉर एक्सपेरिमेंट्स। दूसरा डिफरेंस क्या है, इसका जो टेम्परेचर रेंज होता है कितना होता है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर रेंज क्या होता है, इसका रेंज होता है तुम्हारा -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसके अलावा क्या डिफरेंस होता है, इसमें किंग अवेलेबल होता है, किंग इज़ अवेलेबल, ठीक है। इसमें क्या होता है, किंग इज़ नॉट अवेलेबल। अब बोलो सर किंग क्या होता है, बेटा तो किंग क्या होता है, बेसिकली कुछ नहीं, जो तुमने बल्ब देखा था ना बल्ब, तो उसके यहाँ जो कैपिलरी जाती है तो यहाँ पे बीच में हल्का सा थोड़ा टेढ़ा कर दिया था इसको, बता रहा हूँ कैसे, ऐसे इस तरह को टेढ़ा कर देते हैं हल्का सा, ठीक है। क्यों कर देते हैं, क्योंकि देखो जब टेढ़ा करने से क्या होता है, जैसे मान लो सपोज लेबोरेटरी थर्मामीटर में नहीं करते हैं, क्लिनिकल में करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि क्लिनिकल सपोज तुमने अपने मुंह में से रखा है थर्मामीटर को, तुम निकाले, अब अगर निकाल के देखने में 2-3 सेकंड तो लग जाता है ना। अगर सपोज ये किंक नहीं होगा तो जो पारा है वो अपने असली पॉइंट से क्या होगा, गिर जाएगा नीचे, मतलब समझ रहे हो ना, ग्रेविटी से नीचे की तरफ खींच लेगी तो तुमको एग्जैक्टली पता नहीं चल पाएगा। अगर हम लोग हल्का सा मोड़ दे दें, किंग मतलब हल्का सा घुमाओ, हल्का सा मोड़ दे दें तो क्या होगा, उसको गिरने में समय लगेगा। तुम कभी देखना कि जहाँ पे कभी ऐसा कोई गोल होता है तो वहाँ पे जहाँ भी घुमाओ जहाँ पे होता है वहाँ पे चीज़ें थोड़ी स्लो हो जाती हैं। तो वो क्या होगा, अब वो पारा उतनी फास्टली नहीं गिरेगा, अभी भी गिरेगा लेकिन उतना फास्टली नहीं गिरेगा, और एरर का परसेंटेज क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा। तो किंग क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग थर्मामीटर को बाहर निकाल के चेक करते हैं कि टेम्परेचर कितना है, उसमें समय लगता है, और ऐसा ना हो जाए कि मरकरी का जो लेवल है वो नीचे गिर जाए जितना हमने नापा था और हमारी रीडिंग गलत आ जाए। जैसे हम लोग किंग का इस्तेमाल करते हैं, किंग बेसिकली कुछ नहीं होता है, हल्का से घुमावदार बेंड होता है, ठीक है, जिसकी वजह से मरकरी का जो लेवल है सडनली ड्रॉप नहीं होता, वो उस पर स्थिर रहता है। हम लोग लेबोरेटरी थर्मामीटर क्यों इस्तेमाल नहीं करते, तो लेबोरेटरी थर्मामीटर हम लोग बाहर निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं पता है, मान लो कोई रिएक्शन चल रही है, ये लेबोरेटरी थर्मामीटर अगर है, हम लोग उस रिएक्शन में लेबोरेटरी थर्मामीटर डाल देते हैं और दूर से देखते रहते हैं कितना हुआ, कितना टेम्परेचर हुआ। यहाँ पे क्या होता है, हम लोग अपने क्लिनिकल थर्मामीटर मुँह में रखते हैं, फिर उसमें थोड़ी देर बाद मुँह से निकाल के देखते हैं कितना हुआ, तो ये देखने के जो समय लग गया उसमें गिर सकता है वो नीचे, क्योंकि हम लोग निकाल के देख रहे हैं, वहाँ पे तो एज इट इज पड़ा हुआ है वो, वहाँ पे जरूरत नहीं है हमें किंग की, लेकिन यहाँ पे जरूरत हमें किंग की है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि लेवल जो है ड्रॉप हो ग्रेविटी की वजह से और हम लोग एग्जैक्ट रीडिंग को खो दें। बात समझ में आए क्या? तो चौथा डिफरेंस क्या है, नीड टू टेक आउट फॉर रीडिंग, नीड टू टेक आउट फॉर रीडिंग, रीडिंग लेने के लिए, रीडिंग मतलब पढ़ना नहीं, मतलब जो रीडिंग निकालते हैं उसको इसको बाहर निकालना पड़ता है मेरे लिए, नो नीड, इसको कोई ज़रूरत नहीं निकालने की, नो नीड, ठीक है। ये जो है वो एक्सेसिबल ज़्यादा मोर एक्सेसिबल है, एक्सेसिबल समझते हो, ज़्यादा आराम से मिल जाता है, और ये जो है वो लेस एक्सेसिबल है, एक्सेसिबल, ठीक है। तो ये एक्सेसिबल मतलब जो आराम से मिल जाता है। तो इतने डिफरेंसेस हैं जो हमें समझ में आना चाहिए क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर में। मेजर देखो बेसिकली दो ही चीज़ होती है, एक का टेम्परेचर रेंज, क्लिनिकल का 35 to 42 डिग्री सेल्सियस, लेबोरेटरी का -10 to 110, भूलना मत। एक और डिफरेंस, किंग प्रेजेंट होता है, किंग प्रेजेंट नहीं होता है। कई लोग सवाल पूछते हैं किंग क्यों बनाया जाता है, तो आपको समझ में आ गया कि किंग क्यों होता है। बेसिकली हम लोग साथ देखिए रीडिंग निकालने के उसको मुंह से बाहर निकालते हैं, सर ग्रेविटी वैसे नीचे आ सकता है, दिक्कत होगी हमें, तो किंग रहेगा सर थोड़ा सा समय लगेगा उसको आने में, रीडिंग हमें एक्यूरेट मिलेगी। बात समझ में आए क्या? चलो ठीक है। तो अब जो है इसके बाद ये टेम्परेचर की बात हो गई। अच्छा मैं आपसे एक बात करता हूँ, एक बात पूछता हूँ कि मान लो, चलो सभी ऐसा एक बात तो क्लियर हुई सर कि टेम्परेचर क्या होता है, सर डिग्री ऑफ हॉटनेस को मेजर करेगा, सर टेम्परेचर को मेजर कैसे करते हैं, थर्मामीटर कितने तरह के होते हैं सर, तो तमाम सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। मैं तुमसे एक बात पूछूँ कि मान लो एक कोई बॉडी यहाँ पे दी हुई है 30 डिग्री सेल्सियस पे, और उसके बाद कोई बॉडी दी हुई है 42 डिग्री सेल्सियस पे,
अगर दोनों बॉडी को टच किया जाएगा आपस में तो क्या होगा? तो सिंपल है सर, आपको बताया था कि जो बॉडी हाई टेम्परेचर पर रहेगी या हॉट रहेगी सर, उसमें से अपनी हीट एनर्जी रिलीज होगी, और जो बॉडी कोल्ड रहेगी सर वो हीट लेगी। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर सपोज मान लीजिए 36 बराबर ना हो, जब तो ये ट्रांसफर जो हमारा चलता रहेगा सर, ठीक है। ये हमारी बॉडी का बेसिक है, चलता रहेगा ट्रांसफर सर। अच्छा, अब ये ट्रांसफर तो चलता रहेगा, मतलब कि सर एक बात समझ में आ रही है कि जब भी सर कभी दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस है सर, ठीक है, तो सर वो बॉडी एक दूसरे को किसी तरह से अपना हीट देना या लेना चाहेंगी ताकि दोनों बराबर पे आ जाए। क्या ज़रूरी है कि हर समय वो दोनों टच में रहें? ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आज हम वही स्टडी करने वाले हैं। एक बात मुद्दे की जो तुमको समझने वाली है वो ये है, उसको दिमाग में आपको बांध लेना, गांठ बांध लेना, कि अगर दो बॉडीज़ रखी हुई हैं, कहीं पे भी रखी हुई हैं, उन दोनों के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस अगर है, ठीक है, तो जो बॉडी हायर टेम्परेचर पे होगी उसकी बॉडी से हीट रिलीज होने वाली है, जो बॉडी लोअर टेम्परेचर पे वो बॉडी हीट एक्सेप्ट करेगी। इसके रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है टच में हो, ना हो, मतलब कुछ दूर हो, पास हो, सब अलग तरीके हैं, लेकिन हीट डेफिनेटली रिलीज होगी, मतलब वो तुम नहीं रोक सकते। अगर हम लोग तुमसे पूछे कोई क्लियर फैक्ट बताओ तो बता देना कि हीट एनर्जी तो 100% रिलीज हो रही होगी। अब रिलीज होने के तरीके क्या क्या होंगे वो अलग बात है, लेकिन हीट रिलीज हो रही होगी सर। आज हम लोग बेसिकली उसी हीट ट्रांसफर को स्टडी करेंगे, किन किन तरीकों से हीट ट्रांसफर हो सकता है। हीट ट्रांसफर मतलब हीट का ट्रांसफर। हीट का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होगा? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ होगा। तो हीट का ट्रांसफर कैसे कैसे होता है, क्या क्या रास्ते हैं, लेकिन वो सब तो लोग पढ़ेंगे। लेकिन एक बात मुद्दे की वो है कि हीट ट्रांसफर कब होगा? जब बॉडी के दो बॉडीज के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होगा। टेम्परेचर डिफरेंस है तो हीट ट्रांसफर होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई भले ही मान लो 1 किलो की वो चीज़ है, उसका टेम्परेचर मान लो 80 डिग्री सेल्सियस है, और कोई 100 किलो की चीज़ उसका टेम्परेचर 40 डिग्री है, तो हीट कहाँ से कहाँ जाएगी? 80 वाले से 40 में जाएगी। इससे मतलब नहीं वो साइज़ क्या है, वो और उसका कलर क्या है, वो किस देश का, उससे मतलब बस एक बात देखी जाती है, टेम्परेचर। हीट ट्रांसफर के लिए एक ही बात इंपॉर्टेंट है, वो है टेम्परेचर। अगर बॉडी का टेम्परेचर हाई है तो वहाँ से हीट निकलेगी, बॉडी का टेम्परेचर लो है तो बॉडी में जो है हीट जाएगी। ये परख सकते हैं। ये बात क्लियर हुई क्या? चलो ठीक है। अच्छा देखो एक बात और, टच में रहना ज़रूरी नहीं है हमेशा। वो टच में रह सकता है, नहीं रह सकता है, दूर हो सकता है, पास हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। हम लोग बेसिकली हीट ट्रांसफ़र के 3 तरीके होते हैं और उसको हम स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। वेरियस वेज ऑफ 3 वेज ऑफ हीट ट्रांसफ़र। अब देखो जब मैं लिखता हूँ ना 3 वेज ऑफ हीट ट्रांसफ़र यहाँ लिखता हूँ, तो एक बात समझ में आनी चाहिए। देखो हीट ट्रांसफ़र लिखा मतलब कि हीट का ट्रांसफ़र हो रहा होगा और टेम्परेचर में डिफरेंसेस होंगे, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया। अब क्या क्या रास्ते हैं आपने सुन रखा होगा? कंडक्शन, दूसरा आपने सुन रखा होगा कन्वेक्शन, तीसरा आपने सुन रखा होगा रेडिएशन। ये 3 रास्ते हैं जिससे हीट का ट्रांसफर होता है। हीट का ट्रांसफर मतलब सर, अच्छा सर, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में मिल जाती है। इसके अलावा कोई चौथा रास्ता भी एक तरह से बोल दो, मतलब एक बोल देते हैं इवोपरेशन आप लोगों को पता होगा, लेकिन ये हमारे कंसर्न का नहीं है। ये भी एक रास्ता है लेकिन ये हमारे कंसर्न का नहीं है। हमें इन 3 को स्टडी करें, 3 मेजर रास्ते हैं, ठीक है। अब कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन को समझना है तो समझना पड़ेगा तुम्हें एग्जाम्पल से। पहले तो ये समझ में आया कि कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन क्या करने वाले हैं। ये बेसिकली सर हीट ट्रांसफर के रास्ते हैं सर। इन रास्तों से हीट का ट्रांसफर होगा। हीट ट्रांसफर क्यों होता है सर? देखिए सर, टेम्परेचर में डिफरेंस जब होता है, बॉडी हॉट होती है, बॉडी कोल्ड होती है, सर वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करना चाहते हैं सर। जो हॉट बॉडी होती है यानी जो हाई टेम्परेचर बॉडी होती है सर, वो अपनी बॉडी से हीट रिलीज करती है सर, और जो कोल्ड बॉडी होती है यानी जो लो टेम्परेचर बॉडी होती है वो हीट एक्सेप्ट करती है सर। और ये प्रोसेस तब तक चलता था सर दोनों बराबर ना हो जाए। और सर इस ट्रांसफर ऑफ हीट को ही हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जिसके 3 रास्ते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। उसको समझने के लिए एक कहानी समझो। जैसे मान लो सपोज, ये एग्जाम्पल मैं हमेशा क्लास में देता हूँ। जैसे मान लो सपोज कि एक क्लास बैठी हुई है, ठीक है, और दूर कहीं पे, थोड़ी दूर पे समोसा बन रहा है, समोसे की दुकान है और समोसा बन रहा है मस्त बढ़िया। हम सबका मन किया समोसा खाना है, हमने प्लान किया कि समोसा खाना तो है, ठीक है, कैसे लाया जाए समोसा वहाँ से, ठीक है। तो बहुत लोगों ने बहुत सारे तरीके बताए, बहुत सारे तरीके। उसमें से एक तरीका था कि हम लोग क्या करें सर, ठीक है, हम लोग क्या करें सर कि सब लोग जो है एक लाइन बना दें, ठीक है, मतलब बारी बारी से यहाँ से वहाँ तक सारे बच्चे जो करीब 100 बच्चे मान लीजिए, तो एक दूर हाथ की दूरी पर सब लोग खड़े हैं, 100 बच्चे से पूरी लाइन बना के, और समोसे की दुकान तक लाइन पहुँच जाए हमारे, और एक आदमी आप यहाँ पर रहिए सर, और बाकी से लाइन लगा लेते हैं समोसे की दुकान पर। अब सर वहाँ से क्या होगा, समोसा खाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे,
वहाँ समोसा एक बंदा उठाएगा, वो अगले वाले को देगा, वो अगले वाले को देगा, वो अगले ऐसे करते 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 सर समोसा तक पहुँच जाएगा। आप खाइएगा, फिर से एक समोसा आएगा, वो उसका आपके अगला वाला खाएगा, वो अगले वाला आएगा, वो अगला वाला खाएगा, ऐसे करते करते सर सबके पास समोसा पहुँच जाएंगे, सब समोसा खा लेंगे। मैंने कहा मस्त तरीका है, अच्छा तरीका है। दूसरा तरीका, तो भाई इसमें को दूसरा तरीका क्या होगा, इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम ये आई कि जो लड़का लास्ट में था, जो सबसे आखिरी में गया था, बोले यार हम तो बेवकूफ़ बन गए, तुम सर यहीं खड़े रहे, अगर हम तो वहाँ तक गए और हमको भी समोसा आखिरी मिल रहा है, गड़बड़ है। तो बोला गया कि यार क्या किया जाए, तो बहुत सारे रास्ते सोचेंगे, कोई रास्ता नज़र नहीं आया। तो सबने डिसाइड किया एक काम करते हैं, दूसरा प्रोसेस, सबने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, सब लोग अपना समोसा लाते हैं। मैं भी गया, अपना समोसा लाया, खाया, वो बंदा गया अपना समोसा लाया, खाया, वो बंदा गया अपना समोसा लाया, खाया, सब अपने ऐसा किया, ठीक है। जो अपना जा रहा है, आ रहा है, खा रहा है, फिर लग रहा है, फिर जा रहा है, खा रहा है, मतलब अपने हिसाब से, कोई किसी का नहीं हेल्प कर रहा है। तीसरे रास्ते में क्या हुआ कि अब बोला गया कि यार लाइन भी लगाएंगे, कोई जाएगा भी नहीं, अब बताओ कि कैसे करना है। तो उन्होंने बोला भैया देखो, ना तुम जाना चाहते हो, ना तुम लाइन लगाना चाहते हो, एक ही रास्ता है, वो है कि समोसे की जो स्मेल आ रही है ना दूर से, समोसे की स्मेल आ रही है, उससे पेट भर लो। या फिर एक रास्ता है, समोसे वाले को बोलो कि ठीक करके समोसा ठीक है, तुम्हारे हाथ में कैच करो, खा लो, यही रास्ता है। तो 3 तरह के रास्ते मतलब उन लोगों ने पूरे केस में डिस्कस किया। एक रास्ते में क्या किया, उन्होंने पूरा चेन लाइन लगाया, और लाइन लगा के एक दूसरे को देते गए, दूसरे को समोसा पहुँच गया। एक में क्या अपना इंडिविजुअल गया, ले गया समोसा। तीसरे वाले में क्या किया, समोसे वाले को बोला कि भाई तुम फेंक दो उधर जोर से, या फिर वो समोसे को स्मेल के रूप में ट्रांसफर कर दे, हमारी स्मेल हमारे तक आराम से पहुँच जाएगी और हम लोग खा लेंगे, ठीक है। तो तीनों केस में तुमने ध्यान से देखा होगा, तो पहले वाले और दूसरे केस में इंसान की ज़रूरत पड़ी थी, किसी की ज़रूरत पड़ी थी। तीसरे वाले केस में किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, मतलब हम में से किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो अपने आप चीज़ें आई, वो हुई। इन 3 कहानी अगर तुम याद रखो तो अभी ये तीनों केसेस आराम हो क्लियर हो जाएंगे। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। इसमें जो समोसा था ना, वो तुम्हारा हीट एनर्जी था, ठीक है। और इसमें जो तुम लोग थे ना, ये जो हम लोग क्लास या हम लोग थे किसी पर्टिकुलर मैटर के मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है। और ये जो ट्रांसफर वाली चीज़ वो क्या थी, समोसा जो क्या था, वो क्या था, हीट था। अब देखना, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, 3 तरीके से हीट का ट्रांसफर होता है। कंडक्शन कहते हैं कि बस सॉलिड्स में होता है, ऐसा कहते हैं, कंडक्शन बस सॉलिड्स में होता है। कन्वेक्शन फ्लूइड में होता है। फ्लूइड बोले तो लिक्विड, या लिक्विड और गैस। फ्लूइड बोले तो लिक्विड और गैस दोनों में हो सकता है। और रेडिएशन बोले तो क्या होता है, रेडिएशन तो खैर छोड़ दो, ये किसी चीज़ से हो सकता है, किसी चीज़ से किसी चीज़ में हो सकता है। जैसा समझना कंडक्शन मतलब, ये तुम्हारा एक रॉड है और यहाँ पे मैंने एक कैंडल जला दिया, ठीक है, एक कैंडल जला दिया। तुम देखते होगे थोड़ी देर बाद क्या होता है, ये लोहे का रॉड है, थोड़ी देर देखते होगे तुम, ये लोहे का रॉड भी जलने लग जाता है, होता है ऐसा। या तुम देखो कभी सपोज मान लो तुमने पलटा लिया, पलटे को तुमने कढ़ाई में डाल दिया, थोड़ी देर पलटे को छू तो पलटा भी एकदम गर्म हो चुका रहता है, होता है। तो यार गर्म तो ये बेसिकली ये वाला हम लोग एंड कर रहे थे, हम लोग इस वाले एंड को गर्म कर रहे थे, तो आखिर ये वाला एंड गर्म कैसे हो गया। मतलब कि अगर ये गर्म हुआ है तो हीट का ट्रांसफर हुआ होगा, और हीट का ट्रांसफर होना भी चाहिए। जिस चीज़ को तुम गर्म कर रहे हो उसका टेम्परेचर देखो सीधे सीधे बढ़ता जाएगा, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री से बढ़ता जाएगा टेम्परेचर इसका। यहाँ का टेम्परेचर तो वही है। अब यहाँ का टेम्परेचर हाई है, यहाँ का टेम्परेचर लो है, तो भाई जब बोला ही गया था जब भी कभी टेम्परेचर डिफरेंस आएगा हीट का फ्लो होगा, तो हीट का फ्लो होगा। अब यहाँ पे तो हीट का फ्लो कैसे होने वाला है भाई, हीट का फ्लो होगा ये तय है, हीट ट्रांसफर कैसे होगा उस बात से डिपेंड करता है, कंडक्शन हुआ, कन्वेक्शन हुआ कि रेडिएशन हुआ। अब देखो सॉलिड्स में क्या होता है, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एकदम पास पास होंगे क्योंकि सॉलिड है, क्लोजली पैक्ड होंगे, एकदम बिल्कुल पास पास पैक होंगे। अब क्या होगा, जो यहाँ पे मॉलिक्यूल है इसको सबसे पहले एनर्जी मिल रही है, तो इसकी एनर्जी मिली, तो इस पर्टिकुलर देखिए ध्यान से देखना जरा, इस मॉलिक्यूल की एनर्जी मिली, ये मॉलिक्यूल खूब ज़्यादा एनर्जी वाला हो गया, गर्म हो गया, वाइब्रेट करेगा तेजी से। इस वाले ने क्या किया, बगल वाले को हिट किया, इसको एनर्जी मिली। इस वाले ने क्या, ये हिट किया, इसने बगल वाले को हिट किया, इसने बगल वाले को हिट किया। ऐसे होता नहीं, हम लोग ईंटें लगाते हैं, ढेर सारी ईंटें लगाते हैं और एक को गिरा देते हैं, फिर सब गिरते जाते हैं। इसने इसको हिट किया, इसने इसको हिट किया, इसने इसको, ऐसे करते 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 एनर्जी यहाँ तक पहुँच गई। फिर सबकी एनर्जी बराबर हो गई, फिर से देखा गया कि अब तक तब तक ये बराबर, तब तक ये और गर्म हुआ, फिर इसने और अगले को दिया, अगले को दिया, अगले को दिया, अगले को दिया, ऐसे करते 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 क्या गया, पूरी एनर्जी यहाँ तक पहुँच गई। तो हीट का ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ, हीट का ट्रांसफर हुआ। बस में कैसे हुआ, एक ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया, ऐसे करते 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 एनर्जी पूरी यहाँ पे पहुँच गई। समोसे का एग्जाम्पल याद है, लाइन लगाई थी, समोसा एक दूसरे को देते आ गया। तो कंडक्शन में क्या होता है, द मॉलिक्यूल ट्रांसफर हीट from one body to another and then pass it to the next one, the next one, the next one. In this way the whole heat transfer process goes through the each molecule, ठीक है।
मतलब जो एंड पे मॉलिक्यूल है वहाँ पे एनर्जी पहुँचानी, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे को, दूसरे मॉलिक्यूल तीसरे को ऐसे देते हुए निकल जाता है और आखिरी तक पहुँचा जाता है। इस तरह के प्रोसेस हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन हीट ट्रांसफर। मतलब जो हीट ट्रांसफर हो रही है कंडक्शन हीट हो रही है, मतलब उसमें एक मॉलिक्यूल दूसरे को, दूसरा मॉलिक्यूल तीसरे को दे रहा है। समोसे वाला एग्जांपल 9 से याद रखना, पहला जो केस किया था। कंडक्शन क्लियर हो गया क्या आपको? कंडक्शन क्या होता है? सॉलिड्स में ही क्यों होता है समझ में आया देखो? सॉलिड्स में देखो होने के लिए मजबूरी है, क्योंकि देखो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को दे, उसके लिए उनका पास पास होना जरूरी है। अगर वो दूर दूर रहेंगे, मान लो लिक्विड में कोई इधर है कोई इधर है, गैस में तो और दिक्कत है, कोई इधर है तो कोई उधर है, तो एक एनर्जी गर्म हुई, एक मॉलिक्यूल को एनर्जी मिली, दूसरे को देने के लिए अगल बगल कोई है ही नहीं, किसको दे? फेंक लेने उठा के, किसको दे? तो इसलिए सॉलिड्स में बोलते हैं, सॉलिड्स में क्यों होता है कि सॉलिड्स में वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। अब क्लोजली पैक होंगे तो एक एनर्जी मिली तो बगल में दूसरा तुरंत दे दिया उसको, दूसरे को मिला तो तुरंत तीसरे को दे दिया, तीसरे को मिला तो चौथे को दे दिया, ऐसे करते 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 पास हो गए। तो कंडक्शन is the one of the mode of heat transfer in which one molecule gives energy to another molecule, then it passes to the next one, to the next one, to the next one. This majorly happens only in the solids. अब देखो कन्वेक्शन, अब तुमको सोचो कि क्या होगा। दूसरा लेक्चर में याद है, सब अपने अपना गए थे, लेके आए थे। कन्वेक्शन जो होता है बेसिकली फ्लूइड्स में होता है, लेकिन लिक्विड यानी लिक्विड और गैस में। जरा दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे मान लो सपोज तुम्हारे पास एक स्टोव, एक बर्तन है, उसमें तुमने वाटर भर दिया, ठीक है। अब तुमने इस वाटर को गैस पे चढ़ा दिया, गर्म करने चढ़ा दिया, तो अब क्या होगा देखो जरा, जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे होंगे, जो मॉलिक्यूल सतह पे होंगे, वो मॉलिक्यूल्स को एनर्जी पहले मिलेगी, क्योंकि देखो यहाँ से एनर्जी आ रही है, इनको एनर्जी मिलेगी। अब इनको एनर्जी मिलेगी तो क्या होगा, ये एकदम मतलब गरम होंगे, इनकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, ये इनकी एनर्जी बढ़ी तो ये अब किसी लिक्विड है ना, ये किसी पास नहीं है सबके, किसी को भी पास करने चले जाए दे दें, ये क्या होगा, अपनी एनर्जी लेंगे। एनर्जी लेने के बाद इनकी एनर्जी इतनी बढ़ चुकी है कि ये इधर भागेंगे, यहाँ से इधर जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, हल्के जाते हैं, ऐसा बोलते हैं ना कि मॉलिक्यूल जो है थोड़ा लाइट वेट हो जाता है। अब जो यहाँ वाला मॉलिक्यूल है, अब इसने अपना समोसा ले लिया, जो यहाँ लाया वो अपना समोसा लेने यहाँ पे आएगा, यानी कि अपनी हीट लेने यहाँ पे आएगा, खुद आएगा, फिर ये अपनी हीट लेगा, जब ये हीट लेगा फिर ये चला जाएगा, अब अगला आएगा, फिर इसका अगला आएगा, फिर ये जाएगा, फिर अगला आएगा, फिर जाएगा, फिर अगला आएगा, फिर जाएगा, समझ रहे हो? तो मतलब सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक बार ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, एनर्जी लेंगे, फिर लेके ऊपर चले जाएंगे, फिर देखेंगे कि अभी सबके साथ एनर्जी बराबर हो गई, फिर अगला टर्न आ गया, फिर एनर्जी लेंगे, फिर चले जाएंगे, फिर एनर्जी लेंगे, फिर चले जाएंगे। मतलब धीरे धीरे क्या होगा, सबकी एनर्जी बराबर बढ़ती जाएगी, बराबर बढ़ती। पहले सबकी एनर्जी मान लो 0 थी, फिर 10 हुई, 10 सबका हो गया, फिर अब अगला राउंड शुरू होगा 20 का, 20 हो गया, फिर अगला राउंड शुरू होगा 30 का। मतलब इसमें क्या होता है, कन्वेक्शन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स में खुद जाते हैं सोर्स के पास, जहाँ पे बेसिकली टेम्परेचर जाता है, वहाँ खुद जाते हैं, वहाँ से एनर्जी रिसीव करते हैं, और फिर रिसीव करके फिर अपने आप चले जाते हैं, फिर अगला आता है, फिर वो रिसीव करता है, फिर अगला आता है, फिर वो रिसीव करता है। इसी तरह से बेसिकली प्रोसेस होता है। तुम लोग देखना कभी चाय की पत्ती जब देखोगे नीचे से, जब तुम चाय बनाते हो देखोगे तुम नीचे से ऊपर की तरफ उबलती हुई आती है, नीचे से ऊपर की तरफ उबलती हुई आती है। पता है क्यों आती है ना, क्योंकि वो भी नीचे गई रहती है एनर्जी लेने के लिए, और फिर वो ऊपर की तरफ आती है, ऊपर की तरफ आती है, ऊपर की तरफ आती है, बार बार ये प्रोसेस होता रहता है। इसमें क्या हो रहा है, कोई किसी को ऐसे दे नहीं रहा कि भाई मेरे पास आके लो, तुम ले लो, इससे पास नहीं कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है, वो मॉलिक्यूल सेल्फ ही मूव कर रहा है नीचे, एनर्जी ले रहा है, फिर ऊपर चला जा रहा है, फिर अगला मॉलिक्यूल एनर्जी ले रहा है, नीचे जा रहा है। देखो याद है सेकंड वाला एग्जांपल कन्वेक्शन। ये फ्लूइड, ये लिक्विड और गैस नहीं क्यों होता है, ये भी समझ लो। सॉलिड में क्यों नहीं हो सकता ये, क्योंकि देखो मॉलिक्यूल मूव करे, वहाँ से उठ के सोर्स के पास आए, उसके लिए वो फ्री होना जरूरी है। और सॉलिड में बहुत क्लोजली पैक होते हैं, वो मूव बस हल्का हल्का मूव कर पाते, ज़्यादा मूव नहीं कर पाते वो। तो वहाँ से कोई चीज़ निकल के यहाँ पे आए पॉसिबल नहीं है सॉलिड में, लेकिन लिक्विड और गैस में पॉसिबल है। लिक्विड में क्या होगा, मस्त आराम से वो फ्री होते हैं, निकल के आ सकते हैं, अपना लिए एनर्जी लेके चले गए, फिर अगला आया लेके चला गया, मूव करना आसान होता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स फ्री होते हैं। गैस में वही चीज़ और आसान होती है, वो तुमसे पूछे कि वो लिक्विड और गैस में ज़्यादा बढ़िया कन्वेक्शन कहाँ होगा, तो गैस में होगा। तो गैस में मॉलिक्यूल और अच्छे फ्री रहते हैं, वो आराम से निकल फटाक से आया लेके चले गए, फिर अगला आया लेके चला गया, इस तरह से। तो कन्वेक्शन क्लियर हुआ। कन्वेक्शन में क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर, देखो तीनों में एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो ये लाइन तो चिपकाई लो कि रेडिएशन इज अ प्रोसेस इन विच हीट ट्रांसफर, कन्वेक्शन इज अ प्रोसेस इन विच हीट ट्रांसफर, कंडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच हीट ट्रांसफर। आगे लिखना है इसके बाद, conduction is the process in which heat transfer happens by transferring heat energy from one molecule to another molecule, then another to another without moving any molecule, ठीक है। Convection is a process in which energy transfer by giving energy to one molecule which comes to the source and then pass it to then the next molecule will come and collect the energy, then the next molecule will come and collect the energy. Here transfer of energy is not from one molecule to another. Each and every molecule come to the source, collect its own energy and go away, then next molecule come and collect its energy and then go away. This is the process of which energy is distributed all over the body. Every molecule is coming and taking its own energy and then moving out. This is called convection, ठीक है। इन दोनों मीडियम में इन दोनों कंडक्शन में
किसी न किसी की हमें ज़रूरत पड़ती है जिसको हम लोग बोलते हैं मीडियम। कोई ना कोई चाहिए ना, मतलब भाई उसमें क्या होता है, एक एनर्जी दूसरे, एक वाला एनर्जी दूसरे को दे रहा था, दूसरा तीसरे को दे रहा था, इसमें कोई चाहिए था वो उसको दे, उसको दे, चाहिए कोई। इस वाले में कोई चाहिए लेने वाला, आने वाला कोई आए लेके देगा। समोसे एग्जाम्पल, पहले हमने आदमी लगवाए थे, फिर हमने एक एक लोग को भेजा था, दोनों में कोई ना कोई कोई कर रहा था हमारे लिए काम, तब समोसा मिल रहा था, मतलब कोई चाहिए था। तो इन दोनों में यहाँ भी देखो, यहाँ भी मॉलिक्यूल चाहिए, यहाँ भी मॉलिक्यूल चाहिए। यहाँ भले मॉलिक्यूल एक दूसरे को शेयर करके चले जा रहे हैं, यहाँ पे इसको दे रहा है, इसको दे रहा है, इसको दे रहा है, चला जा रहा है। यहाँ पे क्या रहा है, ये सीधे इसको पास जा रहा है, ये इसके पास जा रहा है, इसके पास लिंक चाहिए, तो ये लोग जा तो रहे हैं, मतलब रिक्वायरमेंट तो है। तो इन दोनों केसेस में हम बोलते हैं मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। जो तीसरा रेडिएशन केस होता है, इसमें सब कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या होता है ना कि जो हीट एनर्जी है वो मान लो कोई हॉट बॉडी है, ठीक है, और एक कोल्ड बॉडी है, तो हीट एनर्जी जो है वो बिना किसी मॉलिक्यूल के ट्रांसफर किसी चीज़ के अपने आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोल लो या बोल लो फोटॉन्स के रूप में निकल करके यहाँ से यहाँ चली जाती है अपने आप। मतलब जिस बॉडी का टेम्परेचर जाता है, उस बॉडी का काम है अपने आप वो बॉडी जो है एनर्जी रेडिएट करती है, रेडिएशन से एनर्जी रेडिएट करती है। और वो रेडिएशन किस वेव्स के रूप में होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। भूलना मत, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लिख दे रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में, या फिर बोल दो फोटॉन्स के रूप में होता है। अब जरा तुमको समझना तो बिल्कुल सिंपल तरीके समझो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली ऐसी वेव्स होती है जिनकी स्पीड जो होती है वो लाइट के स्पीड के बराबर होती है। लाइट के स्पीड के बराबर सोचो, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, इतनी ज़्यादा स्पीड होती है, ठीक है। तो मतलब इस तरह समझ लो कि उस समोसे वाले ने देखा कि पहले तो लाइन लगाए थे, कंडक्शन वाला एक दूसरे को दिया, दूसरे वाले खुद सब लोग आए, कन्वेक्शन वाला खुद आए, खुद गए, खुद आए, खुद गए, खुद आए, खुद गए। तीसरे वाले में कोई आ ही नहीं रहा है, बोला कि हीट तो ट्रांसफर करना पड़ेगा क्योंकि यार वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ टेम्परेचर कम है, हीट तो ट्रांसफर होगी, वो फिक्स सत्य है। उसने बोला मैं खींच को फेंक देता हूँ उठा के, तो वो रास्ता है कि नहीं, अपने आप रास्ते की जरूरत नहीं पड़ी, सीधे मेरे हाथ में आ गया, बोलो। तो किसी की जरूरत नहीं पड़ी, उसने फेंका थी एनर्जी। तो मैं ऐसा मानता हूँ, ऐसा बोला जाता है कि रेडिएशन जब होता है तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है बहुत हाई एनर्जी वेव्स होती हैं, ठीक है। एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि बीच में की जरूरत ही नहीं, अपने आप सीधे यहाँ पहुँच जाएंगी, जहाँ भी रिक्वायरमेंट है वहाँ पहुँच जाएंगी। ये याद रखिएगा। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल रेडिएशन का है सन से जो हीट पहुँचती है ना हमारे अर्थ पे, अब बीच में देखो बहुत सारी जगह पे कुछ भी नहीं है, फिर भी सन से यहाँ हीट हमारे यहाँ पहुँच जाती है। कैसे पहुँचती है, ये आखिर देखो सन हाई टेम्परेचर पे है और लो टेम्परेचर पे हीट को पहुँचना ही पड़ेगा, पहुँचती है हीट। और कैसे पहुँचती है, बाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू फॉर्म में जो हीट है वो वहाँ से यहाँ तक निकल पड़ती है। रास्ते में कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, तो सीधे एनर्जी बस समझ लो, सीधे एनर्जी उठेगी और यहाँ आ जाएगी वेव्स के फॉर्म में, ठीक है। वे बोलो, तुम बोलो अगर वेव्स की जरूरत पड़ रही है, वेव्स की जरूरत नहीं पड़ रही है, जो एनर्जी जा रही है उसी को वो वेव बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोल रहे हैं, ठीक है। फॉर्मेट में एनर्जी जो है चली जाती है। मतलब रेडिएशन ऐसा तरीका है जिसमें कि कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, मतलब कोई कुछ मॉलिक्यूल नहीं जाना चाहिए, कोई मॉलिक्यूल टच ना हो, तो कुछ नहीं है, अपने आप एनर्जी रेडिएट करती है, अपने आप एनर्जी रेडिएट करती है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ निकल चली जाती है। इसको हम बोलते हैं रेडिएशन। रेडिएशन बेसिकली होता है बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बात समझ में आई क्या आपको? बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है रेडिएशन होते हैं। ये 3 रास्ते जिसकी वजह से हम लोग का हीट ट्रांसफर होता है। पहला है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन में मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को हीट देता है, उस तरह से ट्रांसफर होता चला जाता है। ये बेसिकली सॉलिड में होता है। कन्वेक्शन लिक्विड और गैस में होता है, उसमें एक मॉलिक्यूल खुद जाता है, एनर्जी लेता चला आता है, और ये लिक्विड सॉलिड्स में होता है, लिक्विड और गैस में होता है। रेडिएशन बेसिकली ऐसा फिनोमेना है जिसमें हीट ट्रांसफर होती है, लेकिन इसमें कोई किसी की जरूरत नहीं पड़ती, कोई मॉलिक्यूल की। डायरेक्ट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट अपने आप चली जाती है, और जाने का जो रास्ता बेसिकली जाने का जो वे है उसको हम बोलते हैं बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या फिर बोलते हैं फोटॉन। छोटे छोटे समझ लो कि एनर्जी की एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि वहाँ से निकली और अपने आप वहाँ तक पहुँच गई, रास्ते में जरूरत ही नहीं पड़ी। जैसे मान लो मुझे अगर बॉल फेंकनी है यहाँ से रुस्तमपुर, तो 2 रास्ते हैं, या तो मैं लोगों को बीच में से फेंकते जाऊँ और वो उसको फेंके, या तो इतनी एनर्जी को मैं यहीं से फेंकूँ, सीधे चली जाए रुस्तमपुर, तो जो रेडिएशन है वो इस तरह वाला दूसरा सीधा फेंक रहा है, वहाँ तक लगा रहा है। बात समझ पाई? तो ये 3 रास्ते जैसे कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, हीट ट्रांसफर के रास्ते हैं। आगे जो ये वीडियो मैं यही एंड करूँगा, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट, इसका एक और पार्ट लाना पड़ेगा मुझे, वो उसमें हम लोग पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी, हम लोग पढ़ेंगे उसमें सी ब्रिज, लैंड ब्रिज, हम लोग उसमें पढ़ेंगे कि विंटर्स में, समर्स में क्लोथ वगैरह कैसे पहनते हैं, ठीक है। तो ये 3 पार्ट, ये तीसरा पार्ट इस वीडियो को आएगा। यहाँ तक की चीज़ें आई होप आपको समझ